जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू IAS विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, असलियत में मामला क्या है? मामला है इस समय पर जिस तरीके से अमेरिका के अंदर मोदी जी बैठे हुए गए हुए हैं और दनादन अलग अलग लेवल पर मीटिंग्स चल रही हैं और सब चीज़ें हो रही हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि मोदी जी जो हैं, उनके जाने के बाद दुनिया की जो राजनीति है, वो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशंस है, वो किस तरीके से बदली। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मैंने इंडियन एवेंजर्स नाम का जो चैनल स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम लगातार हमारे जो वीर योद्धा हैं उनकी कहानियां सुना रहे हैं। क्योंकि हम उन वीर योद्धाओं की कहानियां सुना रहे हैं जिसमें शिवाजी महाराज की स्टोरी से मैंने स्टार्ट किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें और हमें सपोर्ट करें कि असलियत में जो हम एफर्ट कर रहे हैं हिंदू और हिंदुस्तान को जगाने की, और हमारे जो इतिहास को छुपाया गया, उन पन्नों को फाड़ के दबाया गया, उनको दोबारा से आपके सामने लाने की, तो इसमें हमारी मदद कीजिए। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि स्टेट विजिट पर बुलाया है। स्टेट विजिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। डेलीगेशन जो अमेरिका किसी भी फॉरेन डिग्निटरी को या फॉरेन जो आगंतुक होता है, जो आने वाला होता है, गेस्ट होता है, उसको, जो खासकर प्राइम मिनिस्टर लेवल पर हैं या जो हेड ऑफ द स्टेट है, उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है। और इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट शायद अमेरिका, या इस लेवल से ज़्यादा अमेरिका किसी को वो वाली रिस्पेक्ट पे नहीं कर पाता या नहीं दे पाता। अगर आप देखेंगे तो यहाँ अभी तक बाइडन ने कितने लोगों को वो रिस्पेक्ट दी, वहां से आपको अलग लेवल समझ में आएगा कि असलियत में किस किस को दी। बाइडन ने किस किस को बुलाया? एक तो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों को बुलाया, क्योंकि मेरे को इस एक लाइन में सब चीजें समझ में आ गई। दूसरा, साउथ कोरिया के प्रीमियर क्या नाम है, योन सुक यूल, इनको बुलाया। और तीसरा, ये जो ऑनर मिला, या यूं कहें ये पूरे का पूरा रिस्पेक्ट दिया अमेरिका ने, ये इंडिया के प्रधानमंत्री को दिया। अब आप यहां सोचेंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूं या किस तरीके से, तो तीन चीजों को ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर बाइडन अपने ये स्टेट गेस्ट जो बनाया गया है, स्टेट का जो गेस्ट बनाया गया, ऑनर बनाया गया, जो भी, इसके लिए जो खेल चल रहा है या उसके पीछे का जो लॉजिक है, वो क्या है? फ्रांस के अंदर इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस की अपने चैलेंजेस हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और सबसे बड़ी बात, फ्रांस यूरोप का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है। फ्रांस वो है जिसका अफ्रीका के अंदर भी एक तगड़ा इन्फ्लुएंस है। लेकिन फ्रांस की जर्मनी और ब्रिटेन से एक अलग लेवल का, राइवलरी तो नहीं कहेंगे, कंपटीशन है। अब उस कंपटीशन के अंदर फ्रांस भड़का हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा ऑकस, वो जो ऑकस हुआ था ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, तो उस ऑकस के अंदर प्रॉब्लम क्या आई है कि फ्रांस की जो 6 या 8 सबमरीन्स की जो डील थी, वो ऑस्ट्रेलिया से कैंसिल करवाकर उस डील को यूके को दिलवा दिया, और यूके अब न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रोड्यूस करवाएगा ब्रिटेन की मदद से, ऑस्ट्रेलिया के लिए अमेरिका की मदद से। और इमैनुअल मैक्रों ने इस चीज को क्रिटिसाइज करते हुए साफ शब्दों में कह दिया था, स्टैब्ड इन बैक, पीठ में छुरा घोंपा। ये मेरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, स्टैब्ड इन बैक, पीठ में छुरा घोंपा है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये, पीठ में छुरा घोंपने का मतलब ये है यहां पर कि भैया आप समझिए, पीठ में छुरा घोंपने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने मेरे ही दोस्त से मेरी होने वाली डील छीन के अपना घर भर लिया, जबकि मेरे को बहुत फायदा होने वाला था। फ्रांस इससे भी नाराज है।
और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रशिया से डील करने में कहीं ना कहीं फ्रांस बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, रशिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि बीच बचाव करके इस वॉर को खत्म करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में जब ये वॉर को खत्म करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, यहां कहीं ना कहीं चैलेंजेस फ्रांस अमेरिका के लिए एक चैलेंज बन चुका है कि इस पूरे सेक्शन में नाटो की फॉर्म से फ्रांस का बाहर निकलना, क्योंकि फ्रांस इकलौता ऐसा देश है जो शुरू को छोड़ दिया जाए, बिल्कुल इनिशियल फेज को, तो नाटो को बहुत ज्यादा सा तवज्जो देता हुआ नजर नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं नाटो का ओपन क्रिटिसिज्म भी करता हुआ नजर आता है। पहले एंजेला मार्कल जर्मनी में भी होती थी जो नाटो को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखने की कोशिश करती थी, लेकिन अब वो जा चुकी हैं। अब सिर्फ इमैनुअल मैक्रोन बचे हैं, बाकी ब्रिटेन तो अमेरिका का पमेलियन है, वो ज्यादा क्रिटिसाइज करेगा नहीं, क्योंकि ब्रिटेन की इकोनॉमी अमेरिका के ऊपर पूरे तरीके से डिपेंडेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्या है, तो यहां तो अमेरिका को फ्रांस को किसी भी तरीके से अपना दोस्त बनाना है ताकि ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये अमेरिका के साथ मजबूती से खड़ा रहे। यूक्रेन और बेलारूस, कल को अगर लड़ाई रशिया के साथ किसी भी फील्ड में होती है तो यहां पर उस लड़ाई के अंदर अमेरिका के सपोर्टर्स अमेरिका के साथ हो, यानी ये कुनबा संभाले रखने का एक एफर्ट है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे साउथ कोरिया में शायद एक मून नाम का बंदा था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो अच्छा खासा वो प्रेसिडेंट है और वो कहीं ना कहीं प्रो चाइना माना जा रहा है। और साउथ कोरिया कोशिश कर रहा है नॉर्थ कोरिया से किसी तरीके की बातचीत करने की, एक रिलेशन री-एस्टैब्लिश करने की, और चाइना के साथ भी किसी तरीके का पेशेंस या क्या कहते हैं उसको, पीस बनाए रखने की। यह चीज अमेरिका के फेवर में नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब क्योंकि यह चीज अमेरिका के फेवर में नहीं है, क्योंकि यह चीज अमेरिका के फेवर में नहीं है, इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए अमेरिका ने, भाई ऑब्वियस सी बात है अमेरिका ने यह तो नहीं किया होगा, लेकिन जो भी है साउथ कोरिया के अंदर रेजिम चेंज हुआ, वो जो प्रधानमंत्री है वो हटा, राष्ट्रपति हटा, और उसकी जगह योन सोक योल जो है वो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट बन गए। यहां जापान के रिलेशंस अमेरिका के साथ पहले ही स्ट्रांग हैं, लेकिन जो शिंजो अबे थे उन्होंने जापान को बहुत मजबूती के साथ खड़ा किया और कहीं ना कहीं उसने माइंडसेट क्रिएट कर दिया कि चाइना इज आवर रियल थ्रेट एंड वी आर गोइंग टू हैव अ वॉर विद चाइना, नॉट टुडे बट डेफिनेटली टुमारो। अब वो टुमारो कब है पता नहीं। यहां फिलीपींस के अंदर अमेरिका पूरे तरीके से तैयारी में है, ताकत में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अमेरिका और फिलीपींस की दोस्ती हो चुकी है। हालांकि वियतनाम के साथ इंडिया अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहां ताइवान है। एक फैक्टर इस रशिया चाइना अलाइज को, नेक्सस को घेरने के लिए जो इंपॉर्टेंट बच गया, जो पावर है, और वो है इंडिया। अब प्रॉब्लम यही है कि इंडिया का माइंडसेट अमेरिका के पीछे बैठकर, अमेरिका की गाइडेंस में, अमेरिका की लीडरशिप में चाइना और रशिया के अगेंस्ट किसी भी मिलिट्री ब्लॉक में खड़े होने का नहीं है। इंडिया कहता है आई माई सेल्फ इज अ पोल इन दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो एनी पोल। मैं खुद एक पोल हूं, मैं किसी के पीछे जाकर खड़ा नहीं होगा, लोग मेरे पीछे आकर खड़े होंगे और मैं बात करूंगा। इसलिए दावा ठोकने लग गए ग्लोबल साउथ कि ग्लोबल साउथ हमारे पीछे खड़ा हुआ है और हम उसके लीडर हैं, और जबरदस्त लेवल पर खड़ा हुआ है, मतलब लीडरशिप। और यही है मास्टर स्ट्रोक। क्या है, अफ्रीकन कंट्रीज को भी G20 की जगह G21 करो। इसको कैसे इग्नोर कर रखा है तुमने? ये कहीं ना कहीं एक लीडरशिप क्वालिटी ही तो है कि G20 नहीं होगा, G21 होगा और अफ्रीकन यूनियन उसके अंदर शामिल होगी। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अमेरिका और इंडिया के बीच का रिलेशन सिर्फ इतना नहीं है, कहीं ना कहीं अमेरिका भी इस चीज को शायद समझ चुका है। तो यूएस, या यूं कहें इंडो यूएस
जो रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से आगे, और मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, मैंने अभी कहीं पढ़ा कि नॉन चाइना नॉन यूरोपियन ये माहौल है। यहां जियोपॉलिटिक्स के बदलने के आसार नजर आते हैं। क्या कि इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो इसलिए नहीं कि दोनों डेमोक्रेसी हैं, वो इसलिए भी नहीं इंपॉर्टेंट क्योंकि दोनों के अंदर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, डाइवर्सिटी है, अंग्रेजी बोलते हैं ना। अमेरिका और इंडिया इस मामले में एक दूसरे के राइवल्स हैं। क्यों? ये बिल्कुल वही रिलेशन है जो किसी टाइम पर यूएसएसआर और चाइना का होता था। वो रिलेशन अमेरिका और इंडिया का है, और अमेरिका इस चीज को पहले दिन से जानता है कि जिन प्रिंसिपल्स पर अमेरिका खड़ा होकर आगे बढ़ा है, एग्जैक्टली उन्हीं प्रिंसिपल्स को इंडिया फॉलो कमोबेश कर रहा था। और अब जो गवर्नमेंट राइट विंग फॉर्म में आई है वो तो पूरी ताकत के साथ उस प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है डायरेक्ट फॉर्म में। अब आप इस चीज को समझिए, मामला क्या है। नॉन चाइना का यहां पर मतलब यह है कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी है, उस इकोनॉमी को कैसे भी करके डीकपल किया जाए और चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसे खत्म करके वेरियस सेक्शंस या वेरियस कंट्रीज जो हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट ले जाया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। अब आप कहोगे ये इन्वेस्टमेंट अमेरिका खुद अपने देश में क्यों नहीं ले जाता? इसे माने कि चाइना ने खुद अपना एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है जो अमेरिका के पैरेलल है, और अमेरिकन कंपनीज अब इस सिचुएशन में हैं कि वो बिना कंपटीशन के सरवाइव, मतलब उस डायरेक्ट कंपटीशन में तब सरवाइव नहीं कर पाएंगी जब वो फैक्ट्रीज अमेरिका में लगेंगी और अमेरिका की लेबर फोर्स बहुत ज्यादा महंगी होगी। तो अमेरिका की कंट्रीज को चाहिए एक कमजोर या एक ऐसी कंट्री जहां पर चीप लेबर फोर्स मौजूद हो और बड़ी और स्किल्ड लेबर या सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स मौजूद हो। यह लेबर फोर्स अमेरिका में भी हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? बहुत महंगी है, महंगाई है। मैं एक डाटा पढ़ रहा था ये के, तो वहां एक ट्रक ड्राइवर जो है वो एक महीने के 12 से 13 लाख से 20 लाख रुपए महीने तक कमा सकता है। 12-13 से 20 लाख रुपया महीना ट्रक ड्राइवर। वही ट्रक ड्राइवर इंडिया में क्या कमा रहा है भाई? खुद सोचकर देखो। खुद सोचकर देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि असलियत में मामला है क्या। समझ में आएगा कि मामला इतना ज्यादा आसान नहीं है जितना हम लोगों को लगता है। वहां लेबर फोर्स इतनी महंगी है, इतनी ज्यादा महंगी लेबर है कि उसको आप सरवाइव करवा ही नहीं सकते। और वो अगर आपके यहां आएगी तो पहली बात नखरे दिखाएगी, रूल्स रेगुलेशन ज्यादा होंगे, काम करेगी नहीं, काम कम करेगी, प्रोडक्शन कम होगा, महंगा होगा, और चाइना के पास चीप लेबर है। ऐसे में उसे अमेरिका ने बहुत सारे कंट्रीज को ढूंढा, उसमें इंडोनेशिया दिखाई दे रहा है, वियतनाम दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंट्री है जिसके पास एक पूल है, बड़ा पूल है पॉपुलेशन का, वो इंडिया है। और यहां जो इंडिया है ना, इसी को समझने की जरूरत है कि इंडिया एक पूल दिखाई दे रहा है, तो नॉन चाइना के लिए काउंटर करने के लिए इंडिया यहां पर नजर आ रहा है। साथ में अगर आप देखेंगे कि बैलेंस करने के लिए मिलिटरीली और स्ट्रेंथफुल तरीके सब जगह। नॉन यूरोप का मतलब क्यों? क्योंकि देखो साफ बात है, यूरोप अमेरिका का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक स्ट्रांग अलाई रहा है, लेकिन आज के दिन अगर आप देखें तो यूरोप थोड़ा रिलक्टेंट है, नाराज, मतलब इग्नोर कर रहा है कि भाई मेरे बस की नहीं है। वो रिलक्टेंट इसलिए है क्योंकि उसकी अंदर की जो सिचुएशंस है वो काफी ज्यादा खराब है। अमेरिका में लेबर फोर्स महंगी है तो यूरोप में उससे भी महंगी है, ये समझिए। दूसरा, डिक्लाइनिंग फेज में है यूरोप, पॉपुलेशन कम हो रही है और वो अपनी प्रॉब्लम्स में उलझ चुके हैं। फ्रांस के अंदर जो वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनको देखो कि बूढ़ी होती पॉपुलेशन का अब सवाल यही है कि भैया हमने अपने टैक्स दे दे के पिछले वाले बुड्ढों को बहुत बढ़िया लाइफ दी, अब हमारी लाइफ को ऐसा क्यों? जबकि फ्रांस ने यह कहा है कि 2 साल और बढ़ा लो लाइफ को अपनी, 2 साल और काम कर लो प्लीज, लेकिन ना, हम तो नहीं करेंगे, अब हमारे को वही बेनिफिट चाहिए और उन्हीं टर्म्स कंडीशंस पर चाहिए।
जर्मनी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, ब्रिटेन की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। जर्मनी की इकोनॉमी के अंदर रिसेशन साफ नजर आ रहा है। अब यहां अगर आप देखोगे तो इसीलिए वो डिपेंडेंट हो चुके हैं, और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं चाइना की फाइनेंशियल ऑक्सीजन के ऊपर सांस ले रही हैं। वरना आज चाइना की वो फाइनेंशियल ऑक्सीजन रुक जाए, या यहां से गई हुई लेबर फोर्स जो है वो वहां पर रुक जाए, यूरोप जो है वो आईसीयू में पहुंच जाएगा। और रिसेशन आने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि रशियन ऑयल और चाइनीज फाइनेंस वो रुक गए। नतीजा क्या? जर्मनी की सांस फूलने लग गई, डिक्लाइनिंग स्टेज में है, होपलेस है, क्योंकि पॉपुलेशन बूढ़ी हो चुकी है। अब वो अपना जीवन आराम से काटना चाहते हैं, कुछ नए भसड़ में या पंगेबाजी में नहीं पड़ना चाहते, होपलेस है। इंडिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया पावरफुल है, इंडिया डोमिनेटिंग बिहेवियर दिखा रहा है, एम्बिशियस है, आगे बढ़ रहा है, यंग पॉपुलेशन है, स्किल्ड पॉपुलेशन है, बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ी मार्केट है, हर चीज उसके पास परफेक्ट है। इसीलिए अमेरिका को इंडिया की जरूरत पड़ रही है। नतीजा उसका यह है कि, लेकिन इसीलिए ज्योग्राफिकल लोकेशन अच्छी है, एंथुसियास्टिक है, कंपिटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग रोल प्ले कर सकता है चाइना के अगेंस्ट इंडो पैसिफिक रीजन में। इसीलिए अमेरिका नीड्स इंडिया डेस्परेटली। ये डेस्परेशन मैंने बताया पिछले वीडियो में साफ नजर आ रही है। किस फॉर्म में? ये डेस्परेशन साफ इस फॉर्म में नजर आ रही है कि अरे शी जिनपिंग को डिक्टेटर कह दिया यार, शी जिनपिंग को डिक्टेटर कह दिया गया। अब डिक्टेटर कह दिया गया तो बस डिक्टेटर कह दिया गया, अब तो मामला खतरनाक है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्यों? क्योंकि डोमिनेटिंग है। ठीक है, हां, यहां एक चीज और, इंडिया, मैं बार बार कह रहा हूं, अमेरिका कंफर्टेबल है, लेकिन इंडिया और अमेरिका के रिलेशन यहां साफ नजर आ रहे हैं, और दोनों बहुत सोच समझ के डील कर रहे हैं। जैसे हमने हमारे एस जयशंकर साहब को खूब सुना, वो कभी किसी यूरोपियन कंट्री को झाड़ लगा रहे हैं, कभी किसी को, उसको सुना दिया, उसको सुना दिया, उसको सुना दिया, और हम तालियां बजा रहे हैं। लेकिन एक चीज मिस कर गए, और यूरोपियन कंट्रीज इंडिया से लड़ रहे हैं कि तू रशिया की बुराई नहीं कर रहा। इंडिया कहता मैं तो नहीं कर रहा, तुम अपना जानो। तभी एक फेमस स्टेटमेंट क्या, यूरोप हैव टू कम आउट ऑफ द माइंडसेट दैट इट्स प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स एंड वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर देयर ओन प्रॉब्लम्स, वी आर नॉट इन्वॉल्वड इन दैट। ये ऐसे कुछ स्टेटमेंट था। ये ऐसा कोई स्टेटमेंट अमेरिका के अगेंस्ट नहीं दिया, यानी यूरोप को तो ओपनली क्रिटिसाइज किया, लेकिन अमेरिका को क्रिटिसाइज नहीं किया। यानी इंडिया ने सिग्नल दिए कि हम यूरोप को तो उसकी ऐसी तैसी, उसका अल्टरनेट बन सकते हैं अगर तुम हमारी टर्म्स कंडीशंस पर काम करो तो। और वही चीज अमेरिका को भी फेवर में है कि अमेरिका ने कभी भी ओपनली इंडिया के रशियन ऑयल परचेज को बुरी तरीके से क्रिटिसाइज नहीं किया। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आप इस फॉर्म में देख सकते हैं, कि अमेरिका ने इंडिया के रशियन ऑयल परचेज का बहुत ज्यादा था शोर नहीं मचाया। क्यों? क्योंकि अमेरिका जानता है कि इंडिया की जो ऑयल डिमांड्स हैं, ऑयल नीड्स हैं, वो इतनी ज्यादा है कि अगर वो रशिया से ऑयल परचेज बंद करके सऊदी अरेबिया या ईरान से खरीदना शुरू कर देगा तो गारंटी की बात है सऊदी अरेबिया और ईरान और जो दूसरी कंट्रीज हैं, ईरान तो खैर नहीं, दूसरी कंट्रीज हैं, ये ऑयल प्राइसेस को इतना बढ़ाएंगे कि जो यूरोपियन जो इकोनॉमी है, जो अभी धीरे धीरे डिक्लाइन में जा रही है, वो कोलैप्स कर जाएगी। ये रियलिटी है। आप सोच कर देखिए, इंडिया जितना बैरल रोज इंपोर्ट करने लग गया रशिया से सस्ते में, उससे इंडिया की इकोनॉमी सस्टेन हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंडिया की इकोनॉमी इस टाइम पर सस्टेन हो, डिप्रेशन में ना जाए, यही अमेरिका और यूरोप के फेवर में है। इसीलिए चुप बैठा रहा अमेरिका। यूरोप वाले शोर मचा रहे हैं, हाय 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 हाय, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा भाई खेल क्या है। अमेरिका और इंडिया, अमेरिका खासकर क्या खेल खेल रहा है जो इंडिया के फेवर में है। इंडिया ने तेल मंगाया सस्ते वाला, इंडियन इकोनॉमी सर्वाइव कर गई। इसी सस्ता तेल खरीदने की वजह से जो सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज के ऑयल की डिमांड है ना, वो कहीं ना कहीं कम हुई। ऑयल जो डिमांड है, ऑयल डिमांड जो है वो कम हुई है, और उसका फायदा किसको मिला? यूरोपियन कंट्रीज को। सस्ता ऑयल रहा, डिमांड कम रही, तो उस डिमांड के हिसाब से जो प्राइस मेंटेन करने के लिए उन्हें अपना प्रोडक्शन घटाना पड़ रहा है।
अगर इंडिया भी वही तेल खरीदना शुरू कर दे और खुल के वही तेल खरीदना शुरू कर दे जबरदस्त लेवल पर, मैं गारंटी से कह रहा हूं, मैं गारंटी से कह रहा हूं, वो तेल के प्राइसेस इतना, मैं तो खैर कौन होता हूं, मेरी कोई औकात नहीं, जो इकोनॉमिस्ट हैं अंदर खाते बैठे हुए वो कह रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ेंगे, इतने ज्यादा बढ़ेंगे ऑयल प्राइसेस, एक्सट्रीम लेवल पर जाएंगे कि भैया सीधी सी बात यह है, जो यूरोप के अंदर रिसेशन अभी जर्मनी में आया है, पूरा यूरोप मरता हुआ नजर आएगा। अमेरिका समझ गया, इसलिए चुप बैठ गया कि इंडिया भाई तू रशिया से खरीद ले, वही प्यूरिफाई करके हमें भेज दे। यूरोप वाले शोर मचाते हैं कि तुमने रशियन ऑयल भेज दिया। हमारे जयशंकर साहब तो शंकर हैं, उन्होंने क्या कहा कि भाई जाके अपने आर्टिकल पढ़ो कि अगर हम कोई कच्चा माल खरीद के प्यूरिफाई करके भेज दें तो वो उस देश का नहीं, हमारा प्रोडक्ट है, तुमने हमारा प्रोडक्ट खरीदा है। ये सवाल जवाब ही तो होते हैं, और बात जो अपना एजेंडा सेट कर गया वही जीत गया। ये जियोपॉलिटिक्स में चेंज है, और मोदी जी अब वहां गए हैं उस चीज में ठप्पा लगाने के लिए कि अब तक जो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो एक माइंडसेट क्रिएट हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो एक माहौल बना, उसमें इंडिया का जो रोल है वो क्रूशियल है, वो डिसाइडिंग है, और अब वो प्रूव कर दिया गया 2021 से अब तक 2.5 साल में, जब प्रूव हो गया 2.25 साल में, अब इंडिया वहां बार्गेन वाली सिचुएशन में पहुंच के गया है कि अब बता तू हमारे को क्या दे रहा है। और अमेरिका डेस्परेट है कि भाई इंडिया ने प्रूव कर दिया कि इसको अब हम उस तरीके से हैंडल नहीं कर सकते जैसे हम नॉर्मली करने की सोच रहे थे या बाकी देशों को कर रहे हैं, इसकी कंडीशंस माननी पड़ेंगी। ये एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, और यहीं से हमारे को समझना पड़ेगा कि मामला असल में है क्या, और जियोपॉलिटिक्स कैसे चेंज हो रही है। जियोपॉलिटिक्स इंडिया के अराउंड घूमती हुई नजर आ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति को मनाने के लिए बुलाया, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को बहकाने के लिए बुलाया, इसको आरती उतारने के लिए, हमारे प्रधानमंत्री को आरती उतारने के लिए बुलाया है। तो आगे क्या होता है दोस्तों वो तो वक्त बताएगा, लेकिन रियलिटी यही है, इस टाइम पर रियलिटी यही है कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है वो एक नए फेज में जा रहे हैं, जहां इंडिया का पलड़ा कंपैरेटिवली भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे क्या होता है वो तो वक्त बताएगा, अभी के लिए तो देखो सीधी सी बात है, सिचुएशन यही नजर आ रही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि असलियत में हम क्या टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। अगले में तो विरोध की बात कर रहे हैं। और दोस्तों देखो, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन जरूर दबाओ। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।